प्रेम पर है, लेकिन ओशो ने बात कही है साहब, आप उसको महसूस करना। ओशो ने कहा कि प्रेम जब आत्मा से होता है तो उपासना होता है, लेकिन जब शरीर से होता है तो वो वासना होता है। लेकिन ये शरीर पर भी अतिरेक को प्राप्त होता है, तब वो फिर प्रेम में रोग में बदल जाता है। और उस रोग का एक वैक्सीन मैं आपको सौंपता हूँ। अगर आपको लगे कि मेरा वैक्सीन ठीक है तो फिर आपका समर्थन चाहता हूँ, तो 1-1.5 मिनट की कविता सुनाता हूँ। प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए। प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए। इज्जत इतनी घटी कसम से पीक नाम की पीक हो गई। इज्जत इतनी घटी कसम से पीक नाम की पीक हो गई। और वैक्सीन अगर आपको लगे कि ठीक है, तब फिर आपका तालियों से मुझे सूचित करना। हद से ज्यादा पीक हो गए, इज्जत इतनी घटी कसम से पीक नाम की पीक हो गए। और जिससे प्यार किया करते थे, जिससे प्यार किया करते थे, उसके घर रोजाना जाते। एक दिन भेद खुल गया उनका, 2 जूते में ठीक हो गए। एक दिन भेद खुल गया उनका, 2 जूते में ठीक हो गए। और आप सब कविता समझते हैं, तब ये पंक्तियां मेरी महसूस करना कि आगे तिरछे तिलक लगाकर, आगे तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले, जोधपुर में जाके देखिएगा, आगे तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले आंखों से भी नहीं दिखते, इतने वो बारीक हो गए। आंखों से भी नहीं दिखते, इतने वो बारीक हो गए। और कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी, कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी जो अपने ही कर्मकांड से रावण के प्रतीक हो गए, जो अपने ही कर्मकांड से रावण के प्रतीक हो गए। और बापू आसाराम की अबे लटूरी बातें करना, वो तो ऐसे महापुरुष हैं, युगों युगों को सीख हो गए। इज्जत इतनी घटी कसम से, इज्जत इतनी घटी कसम से पीक नाम की पीक हो। इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो देश का गरिमा गिरती है साहब, जिनको हम भगवान समझते हैं। अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो एक छोटा सा पीना मैं आपको सुनाता हूँ, 2-2.5 मिनट में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, फिर हम आगे की दीदी को सुनाएंगे जितना आप लोग चाहेंगे। एक 2-2.5 मिनट की कविता सुना, 100% उद्दंड उतना ही नटखट। कविता के लिए बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। पिछले दिनों से मैं ये कुछ प्रयोग कर रहा हूँ आम बोलचाल की भाषा में। मैं कविता में बातचीत नहीं बल्कि बातचीत में कविता करने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, 100% उद्दंड उतना ही नटखट जवाब देता है झटपट। 100% उद्दंड उतना ही नटखट जवाब देता है झटपट। दिन भर करता रहता है शोर। आज मैंने अपने बेटे का दिमाग घुमाया सामान्य ज्ञान की ओर। आज मैंने अपने बेटे का दिमाग घुमाया सामान्य ज्ञान की ओर। जैसे ही मैंने उससे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पक्षी, तो उसने कहा मोर। मैंने कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बच्चे, मेरे कितने प्रश्नों का तेरे पास हल है, बता अपना राष्ट्रीय फूल। तो उसने कहा कमल है। मेरे एक एक प्रश्न को करता गया भेद। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पशु, तो उसने कहा सेब। अब मामला गरमाने लगा। मैं एक के बाद एक प्रश्न उठाने लगा, मनी मन विचार करने लगा। बहुत इंटेलिजेंट हो गया मेरा छोरा, मनी मन विचार करने लगा। बहुत इंटेलिजेंट हो गया मेरा छोरा। मेरा अगला प्रश्न और उसके दिए गए उत्तर में मेरे व्यंग कहने का सलीका आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना। मैंने जैसे उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पशु, तो उसने कहा से। अब मामला गरमाने लगा। मैं एक के बाद एक प्रश्न उठाने लगा, मनी मन विचार करने लगा। बहुत इंटेलिजेंट हो गया मेरा छोरा। साहब जैसे ही मैंने उसे प्रश्न पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। जैसे ही मैंने उसे पूछा बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हलक में अटक गया। पीड़ा होती है साहब। सरकारी विद्यालय में जब वहां बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जाता है, बस्ते के साथ किताबें ले जाना भूल जाए, लेकिन अब कटोरा ले जाना नहीं भूलता। बस्ते के साथ किताबें ले जाना भूल जाए, लेकिन कटोरा ले जाना नहीं भूलता है। और हमने उन विद्यालयों की क्या स्थिति बना रखी है साहब, जिन विद्यालयों में आपने भी शिक्षा प्राप्त की होगी। मैं तो पिछले दिनों उस विद्यालय में चला गया जहां मैं पढ़ा करता था। मैंने अजीबोगरीब स्थिति देखी। अध्यापक बैठा बैठा कुर्सी पर सो रहा, सामने बैठे बैठे बच्चे बीड़ी पी रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से गुरुजी को जगाया। अरे मैंने कहा गुरुजी आप सो रहे हो, देश का भविष्य बीड़ी पी रहा है, ये बीड़ी क्यों पी रहे हैं? तो कहने लगे ये गांव में यह सिगरेट मिलती नहीं है। तुरंत ताली बजाई।
असल में सर्वाधिक भ्रमित तो हमारे देश का अध्यापक हुआ। पिछले दिनों पावर को लेकर के वो चला था कॉन्फ्रेंस। डीएम साहब ने कहा कि मेरा इतना पावर है कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। एसपी साहब ने कहा तुम्हारा काय का खास पावर, अगर हमारी पुलिस साथ नहीं दे तो डीएम का कोई पावर नहीं, यानी कि हमारा पावर बड़ा है। तो मंत्री साहब वगैरह बैठे थे, मंत्री साहब बोल रहे ये पावर देता तुम्हें कौन है? हमारी राजनीति देती है, मंत्री लोग देते हैं ये पावर तुम्हें, जिले सौंपते तब जाकर के पावर काम करती है। वही बेचारा एक मास्टर फंसा हुआ था, बोले गुरु जी तुम्हारी क्या पावर है? अब गुरु जी की पावर समझना, गुरु जी आप भी क्या कोई पावर है? तो गुरु जी ने कहा देखो पावर वावर के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं, सुबह साइकिल से स्कूल जाता हूँ, स्कूल पहुंच करके 2-4 लड़कों को मैं 2-4 गड्ढे लगाता हूँ, 2-4 को मुर्गा बनाता हूँ, आगे चल करके वही डीएम बन जाते हैं, वही एसपी बन जाते हैं, वही मंत्री बन जाते हैं। तो अध्यापक की पावर तो ये है, लेकिन हमारे अध्यापक आज इस पावर को भूले बैठे हुए था। मैं तो पिछले दिनों तमाशा देख रहा था, कुछ लड़के जो है डंडा डोली करके लटका के ला रहे। तो मैंने क्योंकि पहले शिक्षा अभियान वो स्कूल चलो अभियान नहीं चलाए जाते थे, पहले तो गुरुजी को पता रहता था कि कौन सा लड़का स्कूल नहीं आया है, तो गुरुजी 3-4 हफ्ते तक के लड़के भेजते थे कि जाओ फलाने सिंह का बच्चा स्कूल नहीं आया, उसको लेकर के आओ। फिर बड़े सम्मान के साथ उसको उठा के ले जाया जाता था। 2 लड़के पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, हाथी घोड़ा पाल की भैया पाल की करते हुए ले जाते थे। ये सम्मान मुझे भी 3-4 बार प्राप्त हुआ था। तो मैंने ऐसा ही फिल्म देखा तो मैंने सोचा कि गुरुजी को धन्यवाद दूं, तो मैं गुरुजी को धन्यवाद देने चला गया। मैं गुरुजी आप तो आज भी बच्चों को ऐसे ही बुलाते हो जैसे हमें बुलाया जाता था। तो गुरुजी कहने लगे आप गलत समझ रहे हो, वो लड़का नहीं है जो लटक के आ रहा है, लेकिन वो कौन है? वो मास्टर है, 15 दिन से स्कूल ही नहीं आया था। थोड़ी तालियां बजा दें, देश की स्थितियां खराब है। असल में ये स्थितियां हैं क्यों सर? बताऊं मैं आपको। पिछले दिनों में एक सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब तमाशा देख रहा, अजीबोगरीब तमाशा देख रहा है। सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा, एक आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा। तो मैंने कहा कालिदास की औलाद हो, ये तुम कर क्या रहे हो भाई? ये गड्ढा खोद रहा है, मिट्टी डाल रहा है, ये तुम कर क्या रहे हो? तो उनमें से एक मुस्कुरा कर बोला भाई साहब पता नहीं है आपको वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। अरे मेरे की वृक्षारोपण अभियान चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक गड्ढा खोद रहा है, एक मिट्टी डाल रहा है। तो वो कहने लगा 3 आदमियों की ड्यूटी लगी थी, एक गड्ढा खोदेगा, एक पेड़ लगाएगा, एक उसमें मिट्टी डालेगा। तो हम दोनों तो आ गए, वो पेड़ लगाने वाला आया ही नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजादी के इन 70 सालों में या तो हमने गड्ढा खोदने वाले लोगों को चुना या उसमें मिट्टी डालने वाले लोगों को चुना, काश हमने पेड़ लगाने वाले लोग नहीं चुने। ये स्थितियां इसलिए है। और शिक्षा की अंतिम गिरावट तक आपको पहुंचा करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्थिति क्या हो चुकी है सब शिक्षा, हमारी आपकी शिक्षा की। प्राइवेट में अगर बच्चों को नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल सा आज गरीबा अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है, 1 रुपए के लिए सुबह से उसको डाल रहा है, भूख प्यास के डर से आहत लगता है बेचारा, उसे पढ़ाने नहीं भेज रहा बल्कि उसको अभावों में जीने की आदत डाल रहा है, उसको अभावों में जीने की आदत डाल रहा है। इसी 20वीं सदी का ये कैसा हुआ विकास, कंचन सिमट गया गुनाहों के आसपास, जिनके हैं बस खिलौनों से खेलने के दिन वो कचरे में ढूंढते मिले दूध के गिलास। ये खिलवाड़ किया है आपने अपने देश के भविष्य के साथ। तब मेरी ये पंक्तियां आपका महसूस करना और मुझे अंतिम इन पंक्तियों पर आपका आशीष मिले, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जैसे ही मैंने उससे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय बर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हलक में अटक गया। राष्ट्रीय चिंतन और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं प्रसन्न की भांति अटक गया और सन्न रह गया खड़ा। तब मेरे कंधे को झिझोड़ते हुए मेरे बेटे ने जो मुझसे कहा कि पापा इस कटोरा संस्कृति को हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने बनाया है, इसलिए मिड डे मील के नाम पर हम राष्ट्र के भविष्य और दुर्गों के हाथ में ये कटोरा बनाया। राष्ट्र के भविष्य और दुर्गों के हाथ में ये कटोरा पकड़ाया है। और भले ही हम विकास की दौड़ में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि विश्व के कई देशों के सामने हम आज भी कटोरा लिए खड़े हैं। और ये आप जानते हैं मैं इस तरह की बातें जो करता हूँ कि जीवन में सब कुछ है, अगर कमी आई तो हमारे जीवन में हंसी खुशी के क्षणों की, ये हंसी खुशी के क्षण हमारे जीवन से क्यों कम होते हैं, इस पर 2-4 पंक्तियां सुनिएगा कि संबंध और
आंगन मितवा, संबंध भके आंगन मितवा, संबंध भके आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग रखना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता है, हंसना है। लेकिन हंसने का सौभाग्य भी किसी को मिलता नहीं, कुछ संतरों का तो यहाँ उनका नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता वो है जो प्रभु की करीब है। बिना परमपिता परमात्मा के श्रीमद् भगवद के हमें जन्म हंसने के क्षण नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ संचालन किया है, सारी दुनिया में हिंदी का जो परचम लहराया है, देश नहीं देश से बाहर भी, परम आदरणीय कीर्ति काली जी इस मंच का बहुत सुंदर संचालन किया है। उन्होंने बताया था कि मालपुरा में एक ऐसा आयोजन होता है जहाँ संस्कारित मानवेतर के लोग संस्कार की कविताएं सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों हाथ उठा करके आदरणीय कीर्ति काली जी को आवाज है और उनसे ढेर सारी कविताएं सुने। और मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में ये कहना चाहता हूँ कि सफलता उनको मिलती है। आज वो इस मुकाम पर क्यों है, आज इतने बड़े ऊंचे मुकाम पर क्यों पहुंच गई, मैं इन पंक्तियों के साथ में आवाज देना चाहता हूँ कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं उन्हें फिर मान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल, बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। आज बुलंदी पर व्यक्ति में आदरणीय कीर्ति काली जी